अब आपको शायद असली समस्या समझ में आएगी, आनी भी चाहिए। राजा रजवाड़े का दौर खत्म हो गया है। आप पूरी दुनिया में मोटे तौर पर फंक्शनल डेमोक्रेसी है, और ऐसे में आपकी डिपेंडेंसी विदेश पर कैसे होती है, उसका जीता जागता उदाहरण ये एनर्जी और ये गोल्ड है। एनर्जी के बिना तो रहना थोड़ा मुश्किल है, हालांकि शिफ्ट कर सकते हैं। अब आप, समस्या यह है कि बहुत सारे लोग गांव में लकड़ी पर खाना बनाना शुरू कर चुके हैं, जिसको प्रधानमंत्री जी ने निकालने की कोशिश की थी लकड़ी के धुएं से। एक बार दोबारा वो हमारी आबादी लकड़ी के धुएं में जा रही है। गांव तो छोड़ दीजिए, शहरों की बात मैं कह रहा हूं। नेशनल कैपिटल रीजन हो, चाहे मुंबई हो, पुणे हो, बेंगलोर हो, हैदराबाद हो, शहरी इलाकों में जो छोटे कामगार हैं, घरों में काम करने वाली जो आपके मेड हैं, आपके सिक्योरिटी गार्ड हैं, और जो छोटे मजदूर हैं, दिहाड़ी मजदूर हैं, वो सभी गैस पर शिफ्ट हो चुके थे। उनकी इतनी इनकम नहीं है कि 1 केजी गैस की कीमत वो 900 रुपए, 1000 रुपए पे करें 1 केजी गैस के लिए। ये नामुमकिन है। तो 200-100 रुपए तक तो वो खर्च कर सकते हैं 1 केजी गैस के लिए, लेकिन 1000 रुपए अगर 1 केजी गैस के लिए उनको खर्च करना पड़ेगा, तो स्थिति कितनी दुरूह है इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। अभी जो कहा गया कि नोएडा में पाकिस्तानी हैंडलर ने आंदोलन करवा दिया, ये करवा दिया, हो सकता है उसकी भूमिका होगी, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन यह भी सच है कि हमारे आर्थिक हालात बेहद नाजुक हो चुके हैं, और इस बात को जितना जल्दी हमें समझना है, समझ लीजिए। कोई सरकार नहीं कर पाएगी। सरकार की पॉलिसीज अगर ठीक नहीं रही तो विशियस सर्किल में आप फंसेंगे। मैं इसके लिए मोदी को पूरी तरह से तो जिम्मेदार नहीं मानता हूं, लेकिन आंशिक जिम्मेदारी से वो खुद को बचा भी नहीं सकते हैं। फिर उसमें अगर आप जाएंगे तो मामला बहुत लंबा चल जाएगा, क्योंकि आपकी जो जियो पॉलिटिक्स की जो रणनीति है, उसमें तो यूरोप भी फेल कर रहा है। अमेरिका से तो डील यूरोप भी नहीं कर पा रहा है, अमेरिका से तो डील चाइना भी नहीं कर पा रहा है। हालांकि आज ही कल पहुंच गए हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब सी जिनपिंग से मिलने के लिए चाइना में, वो एक अलग पटकथा है। लेकिन हमारे यहां जो छोटे कामगार हैं उनकी स्थिति दुरूह बनी हुई है, और जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है उसमें 90% छोटे कामगारों की संख्या है, जो डायरेक्टली हिट होने जा रहे हैं इस एनर्जी क्राइसिस से। खाना पकाने के साधन ही उनके पास नहीं है, और शहरों में वो लकड़ी का जुगाड़ करेंगे कहां से? तोड़ेंगे तो लाठी खाएंगे, जहां कहीं से भी वो लकड़ी लाएंगे वो लाठी खाएंगे। पत्तों से काम नहीं चलेगा। तो ये स्थिति शहरों की बनती जा रही है। मध्यम वर्ग तो परेशान है ही, अब जो लोअर वर्ग है, जो छोटा स्ट्राटा है हमारा, वो विशियस सर्किल में पड़ता जा रहा है। और इसीलिए नोएडा में आपने देखा होगा आंदोलन हुआ कि हमारी तनख्वाह बढ़ा दीजिए। अब ये तनख्वाह बढ़ाने का जो सिलसिला शुरू होगा, तो फिर उधर से इनकम जनरेशन उस तरह से हो नहीं रहा है, तो कंपनियां एक विशियस सर्किल में फंसेगी। इनकम जनरेशन नहीं होगा, तनख्वाह बढ़ाने की दबाव रहेगी, और ऐसी स्थिति में टग ऑफ वॉर चलेगा, स्थिति दुरूह होगी, सड़कों पर आंदोलन होंगे। ये परिस्थिति बनती जा रही है। लेकिन प्रधानमंत्री ने कहा है कि आप पेट्रोल और डीजल का खपत कम कर सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। बचा सकते हैं आप, बचा करके आप, ऐसा है 1 महीना 2 महीना निकाल सकते हैं। जो शंका सरकार को थी, अभी भी आपके यहां सिर्फ एलपीजी का लगभग 1,40,000 टन 2 दिन का जो खपत है, वो आप अंडरग्राउंड आप स्टोर कर पा रहे हैं। लेकिन अगर वो एलपीजी का सप्लाई चेन बंद हो गया, अभी सरकार कह रही है कि 60 दिन का हमारे पास स्टॉक है, और अगले 60 दिन के लिए हमने ऑर्डर प्लेस कर दिया था। ये इलेक्शन पूर्व के स्टेटमेंट है। लेकिन इस इलेक्शन के बाद जो प्रधानमंत्री का स्टेटमेंट आया है, इसका मतलब है कि प्रधानमंत्री को यह बात मालूम है कि सप्लाई चेन अगले 1 साल, 1.5 साल, 2 साल भी बाधित रह सकती है। अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पूरी तरह से खुला भी, तब भी हो सकता है कि अमेरिकन टैक्स वसूले या ईरानियन टैक्स वसूलेगा। इसी दोनों में से कोई टैक्स वसूलेगा, आप सीधे आने देगा नहीं। और उनको मालूम है कि इस पर उनको करना ही पड़ेगा,
अब अगर आप ईवी पे लौटते हैं तब भी आपके पास वक्त नहीं है, उसके लिए भी कम से कम 5 साल का वक्त चाहिए मिनिमम ऑटोमोबाइल सेक्टर्स को। फिर 5 साल के बाद वो सप्लाई चेन, मतलब 10 साल का यह पूरा प्रोजेक्ट है। आनंद फानन में सारी गाड़ियां इलेक्ट्रिक व्हीकल में कन्वर्ट नहीं हो जाएंगी, लेकिन आपको दबाव बनाना पड़ेगा। और अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल में खुद को कन्वर्ट कर भी रहे हैं, अब ये हो सकता है कि टेस्ला वाले कुछ दबाव बना रहे हो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल उनका मंदा चल रहा था तो उनका दबाव हो, या चाइनीज कुछ बड़ी कंपनियों का दबाव हो। अभी जो बिजनेस फ्रेटर्निटी से, ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन आप डिटेल से समझिए, बिजनेस फ्रेटर्निटी से उदय कोटक ने कहा है कि भारत के लिए खतरा बड़ा है, हमें जरूरी निर्णय और स्टेप लेने पड़ सकते हैं और लेने शुरू कर देने चाहिए। और नागरिक के स्तर पर यह स्टेप हो सकता है अगर हम खुद अपने कंजम्पशन को कम करना शुरू कर दें, डीजल, पेट्रोल या गैस को, तो स्थिति बहुत हद तक नियंत्रण में आ सकती है। बिल्कुल बदल जाएगी, नियंत्रित हो जाएगी ऐसा कहना मुश्किल है। खतरा तो सामने खड़ा है, आप मान के चलिए। लेकिन अगर हमने कोशिश की और एक ज्वाइंट ऑपरेशन हुआ, और इसमें एक बात ध्यान रखिए, नेताओं की स्थिति बहुत वल्नरेबल होने वाली है। और मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारी सरकार को बहुत सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि आप लाइन ऑफ फायर पर आप हैं। फिर अब आप नहीं कहिएगा कि सीआईए ने पलट दिया, MI6 ने पलट दिया और इजरायली एजेंसी ने पलट दिया, ये सब नहीं चलेगा। खतरा अगर सामने होगा तो सीआईए और MI6 से काम नहीं चलने वाला है। इसलिए लाइन ऑफ फायर पर हमारी सरकार के सभी मंत्री हैं, सभी नेता हैं, उनको अलर्ट रहने की जरूरत है। खतरा बहुत बड़ा है, बलबा सड़क पर होने की संभावनाएं हैं, इस बात को ध्यान रख लीजिए। अभी जो नीट परीक्षा के मामले में हो रहा है वो अलग विषय है। इसलिए जब जब उदय कोटक जैसे व्यक्ति ये कह रहे हैं कि खतरा हमारे सामने मंडरा रहा है, अब प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि अगले 1 साल तक हम सोना नहीं खरीदें। मैं तो कह रहा हूं कि अगले 1 साल क्यों, कभी भी सोना मत खरीदिए। क्या सिग्निफिकेंस है सोने का, अब इसके जड़ में जाइए। स्पेनिश साम्राज्य हुआ करता था जो 16वीं 17वीं शताब्दी में, जो अमेरिका अभी आप देख रहे हैं, पहले स्पेन का कब्जा था और ब्रिटिशर्स का कब्जा था वहां पे। स्पेनिश जो साम्राज्य था, उन्होंने क्या किया कि लैटिन अमेरिका, पेरू, कोलंबिया, इनके सोने के खदानों को अपने कब्जे में कर लिया और वहां से फिर सोना ये निकालते थे और बेचते थे। सोना एक बढ़िया पदार्थ है, लोगों का आकर्षण है, वो बेचते थे और मालामाल होते गए। धीरे धीरे स्पेनिश साम्राज्य जो तबाह हुआ, इसी सोने की वजह से तबाह हुआ, क्योंकि वो सोना निकालते थे, बेच देते थे और दिन भर सोते रहते थे, कोई काम करते नहीं थे। तो बाकी दुनिया तो इनोवेशन में चली गई, लेकिन स्पेनिश जो है वो धीरे धीरे खत्म होते चले गए और अंत में स्पेनिश साम्राज्य भी डिस्ट्रॉय हो गया। इस पर मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया हुआ है पहले, अगर आपने देखा नहीं है तो आप उसे सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। लेकिन अब देखिए कहानी क्या है, क्यों मैं कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री की इस अपील को गंभीरता से लेना चाहिए। सोना आप बनाते नहीं है, सोना के आपके यहां उतने खदान है नहीं, इक्के दुक्के छोटे मोटे कहीं मिल जाते हैं, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है। अब सोने का जो डिमांड है अपने यहां, वो आप हैरान कर देंगे, 2.2 टन एवरी डे सोने का डिमांड है और खपत होते जा रहा है। और ये सोना हम कहां से इंपोर्ट करते हैं? मैक्सिमम 40% इंपोर्ट हम स्विट्जरलैंड से करते हैं। पहले स्विट्जरलैंड में कुछ खदानें थी 1940-50 तक, अब वो सारी खदानें बंद हो चुकी हैं। स्विट्जरलैंड के 2-4 जो खदानें थी वो सारी खदानें पूरी तरह से बंद हो चुकी हैं। जो जर्मनी और ऑस्ट्रिया इसके बीच में लगता था, उस बॉर्डर के बीच में लगता था, वो सारी खदानें अब पूरी तरह से बंद हो चुकी हैं। लेकिन स्विट्जरलैंड दुनिया के माफियाओं का पनाहगाह है। अकेले स्विट्जरलैंड नेशनल बैंक SNB जो है, उसके पास 1088 टन से अधिक सोना है उसके बैंक के पास। भारत के पास है कि नहीं है, पूरे देश में नहीं है, लेकिन एक बैंक के पास उतना रिजर्व है। जो बंकर, न्यूक्लियर बंकर है, उसमें सोने का जखीरा है, सोने भंडार करके रखे हुए हैं स्विट्जरलैंड में। 40% भारत जैसा दुनिया का दूसरा लार्जेस्ट कंजम्पशन करने वाला देश है दुनिया का, भारत।
क्योंकि आबादी बहुत अधिक है, 140 करोड़ की आबादी है। तो दुनिया में दूसरा सबसे कंजम्पशन करने वाला देश है भारत, और प्रोडक्शन भारत में 0। तो सारा सोना हम कहां से मंगाते हैं? मोस्टली स्विट्जरलैंड से 40%, 30% के आसपास मंगाते हैं हम ये मिडिल ईस्ट से, खासतौर से दुबई से, और उसके बाद कुछ इधर उधर के देशों से 10%, 5% इधर उधर के देशों से।